स्वागत है आपका डॉक्टर AR यूट्यूब चैनल में। आज हम सामाजिक विज्ञान के अंदर आने वाला राजनीतिक जीवन पार्ट 2 के बारे में समझेंगे। 7th स्टैंडर्ड की बुक राजनीतिक जीवन पार्ट 2 जिसमें समानता का चैप्टर हम देख रहे हैं। समानता के चैप्टर में हमने कक्षा 7 के लिए पाठ्य पुस्तक जो लिया है उसकी अनुक्रमणिका में फर्स्ट इकाई जो है भारतीय लोकतंत्र में समानता, इसका अध्ययन 1 जो है वो समानता है, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर इकाई 1 का पहला भाग हमने डाला था, जिसमें हमने समानता के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पेज को रीड करके पूरी तरह से समझा था। अन्य प्रकार की समानताओं के बारे में हमने जानकारी ली थी। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट 2, जिसमें दूसरे वीडियो में हम समझेंगे मानवीय गरिमा का मूल्य। अब तक आप समझ गए होंगे कि प्रायः कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किस जाति, लिंग या धर्म में हुआ और वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम या निम्न वर्ग के। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपत्ति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगाकर शिक्षकों और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह आहत किया और उन्हें यह महसूस करवाया कि वे विद्यालय के अन्य छात्रों के समान नहीं, उनसे कमतर है, मतलब कि उनसे निचली कक्षा के हैं। बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कर सकते, किंतु जब उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा तो उन्हें इस असमानता व्यवहार पर क्रोध आया और उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट किया। जब लोगों ने अंसारी दंपत्ति को अपना मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया, तब उनके सम्मान को भी चोट पहुंची। फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने का सुझाव दिया, तब उनके आत्मसम्मान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उन्होंने उस सुझाव को ठुकरा दिया। ओम प्रकाश और अंसारी दंपत्ति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। वे उसी सम्मान और उसी गरिमा के हकदार थे जो कोई व्यक्ति होता है। तो समानता और असमानता की जो बात है, इसमें जो कही गई है, यहाँ पे आप राइट साइड में देख सकते हो कि आपका लेफ्ट साइड पड़ेगा, तो आपके लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो कि यदि आप अंसारी परिवार के एक सदस्य होते तो प्रॉपर्टी डीलर के नाम बदलने के सुझाव का उत्तर किस प्रकार देते? आप अपना नाम क्यों बदलें? क्या आपने कोई गलती की है? नहीं ना। जैसे भारत का संविधान सबके लिए समान है, वैसे ही आपके लिए भी समान होना चाहिए। लेकिन फिर भी अंसारी परिवार को अपना नाम बदलने के लिए उसने कहा। क्यों कहा? क्योंकि वो जानता था कि वो मुस्लिम ज्ञाति के होने की वजह से उन्हें कोई घर नहीं देगा किराए पर। तो ये जो जाति और धर्म का भेदभाव जो है हमारे देश में आज से नहीं, सदियों से चला आ रहा है, और यह भेदभाव हमें बताता है कि हमारे देश का संविधान भले ही हमें कहता है कि हम सब एक हैं, लेकिन वास्तव में यहाँ पे रहने वाले लोग जो है वो पूरी तरह से इस बात को स्वीकार अभी नहीं कर सके हैं। ओम प्रकाश और अंसारी दंपति के अंदर हमने ये दोनों की कहानी के अंदर हमने यही समझा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षणिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, वे सब समान माने जाएंगे।
लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि असमानता खत्म हो गई है। यह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। जहां पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था। अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद है। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में मौजूद प्रावधान है, उनमें से कुछ निम्नलिखित है। चलिए देखते हैं। प्रथम, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसे धर्म, जाति, वंश, जन्मजात तथा और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेद नहीं किया जा सकता। तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है, जिसमें खेल के मैदानों, होटल, दुकानें और बाजार आदि सम्मिलित है। सब लोग सार्वजनिक कुआं, सड़कों और नहाने के घाट का उपयोग कर सकते हैं। चौथा, अस्पृश्यता का अस्पृश्यता को उन्मूल कर दिया गया है। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। पहला, कानून के द्वारा और दूसरा, सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाज की मदद कर मदद करके। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की है। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई है कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। ऊपर का पहले हम समझ लेते हैं। इस चैप्टर के अंदर ये जो पैराग्राफ है, इसमें हमें क्या कहा गया है कि भारत का संविधान जो है, पहले के समय में जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी, तो उस समय हमारा संविधान नहीं लिखा गया था। उस समय हम अंग्रेजों के शासन में थे। तो उस समय जो असमानता हमारे देश में थी, हमें जो कुछ भी सहन करना पड़ता था अंग्रेजों की तरफ से और हमारे खुद के देश के लोगों की तरफ से। जो भी ऊंचे नीचे ज्ञाति का अंतर था, जो भी लिंग का अंतर था, लिंग का अंतर मतलब कि औरत और मर्द होना, मर्द और औरत की जो असमानता है, जिसमें कि हमारा दिमाग के अंदर यह सेट है कि लड़का होगा तो बाहर का काम करेगा, लड़की होगी तो घर संभालेगी। ठीक है, तो ये जो दिमाग के अंदर वंश परंपरागत दिमाग के अंदर जो बात सेट है और लड़कियों को हमेशा नीचा देखा गया है, दहेज देने की वजह से, दहेज देने के डर से, लड़की है तो बड़ी होगी तो हमें कुछ बहुत सारी तकलीफें पैदा हो जाएगी। ये सब की वजह से पहले के समय में लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था। ये सारी कुप्रथाएं चलती थी। बच्चियों को दूध पीती कर देना मतलब बड़ा सा एक दूध का तपीला लेना और उसके अंदर डुबो के बच्ची को मार दिया जाता था। तो ये बहुत सारी कुप्रथाएं थी कि जिसका अंत अंग्रेजों ने किया था। तो ये अंग्रेज लोग बहुत खराब थे हमारे देश के लिए। बहुत कुछ इन्होंने गलत किया है, लेकिन उसके साथ में बहुत कुछ ऐसे नियम भी वो लोगों ने निकाले थे कि जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को फायदा भी हुआ था। औरत को सती कर दिया जाता था। ये सारी प्रथाएं जो थी उसको बंद करने का अंग्रेजों ने काम किया था। और जब अंग्रेज लोग थे तब ये ऊंच नीच और जन्मजात का ये जो भेदभाव था, इसको बंद नहीं किया गया था, पूरी तरह से ये बंद नहीं हुआ था। लोग जात पात का भेद तो हमेशा करते ही थे। तो
अभी हम जो ये देख रहे हैं तो इसके अंदर जो समानता पहले के समय में समानता नहीं था, लेकिन कोई संविधान में लिखा भी नहीं था, इसलिए समानता का हम कोई दावा नहीं कर सकते थे जब अंग्रेज थे हमारे देश में। फिर जब हमारा संविधान लिखा गया तो हमारे संविधान के अंदर कानून बना कि जिसके अंदर समानता जो है वो हमारे देश के संविधान के 14 नंबर के कानून में लिखा हुआ है, जिसके मुताबिक भारत का सभी नागरिक एक समान होंगे। वो किसी भी जगह पर जाकर जो सार्वजनिक जगह है, जो सार्वजनिक संपत्ति है, उसका इस्तेमाल कोई भी धर्म, जाति, वंश ये सबको भेद किए बिना हर इंसान उस चीज का उपयोग कर सकेगा। जैसे कि अगर कोई धार्मिक स्थल है, कोई मंदिर है, तो अगर वो सरकार द्वारा बनाई गई है, तो उसके अंदर जाने से नीची ज्ञाति या ऊंची ज्ञाति के किसी भी इंसान को रोका नहीं जाएगा। ऐसे नहीं बोल दिया जाएगा कि नहीं, तुम इस धर्म के नहीं हो तो तुम यहाँ पे नहीं जा सकते हो। धर्म स्थानों पे हर धर्म का लोग, कोई भी अगर हिंदू है तो मुस्लिम और मुस्लिम है तो हिंदू के धर्म स्थानों पर जा सकता है। और वैसे ही कोई भी धर्म के या फिर जाति के या फिर वंश के हिसाब से, जन्म स्थान के हिसाब से भेदभाव करके और उसे कोई सार्वजनिक पार्क है, सार्वजनिक जगह है, होटल है, दुकान है, वहाँ से उसको भगा नहीं दिया जाएगा। कि ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि तुम फलाने जाति से हो तो तुमको यहाँ पे नहीं बैठने दिया जाएगा, तुम यहाँ से हटो। और अगर कोई इंसान ऐसे बोलता है कि तुम ये सुख सुविधा नहीं भुगत सकते क्योंकि तुम फलाने जाति से हो, तो उसके सामने कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है। ऐसा नियम बना कि जिसकी वजह से समानता जो है उसके ऊपर जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो, असमानताओं को दूर किया जा सके और समानता का जो उद्देश्य है उसको पूरा किया जा सके। तो भारत में इस समानता के उद्देश्य को पूरा करने के लिए और व्यक्तियों में जागरूकता लाने के लिए, प्लस शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए, बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए आए और स्कूल में पढ़े, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मध्याह्न भोजन की शुरुआत हुई। मध्याह्न भोजन मतलब कि जहाँ पे स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए जाएंगे सरकारी स्कूल में, तो वो प्राथमिक स्कूल के अंदर बच्चों को दोपहर का भोजन भी स्कूल में दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इससे अपने स्कूल में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। इस कार्यक्रम के काफी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते नहीं थे, परंतु अब जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है, उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। मैं वे मताएं वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता है। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है, क्योंकि स्कूल में निम्न व उच्च जाति के बच्चे साथ-साथ भोजन करते हैं और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की है, जो प्रायः खाली पेट स्कूल आते हैं और उस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों का स्कूल में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं, उन स्कूलों से बहुत अलग है जहां गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है।
इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में ढकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती है। ऐसा इसलिए है कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे-धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास कर लेंगे कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। पुस्तक में आप इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे। अन्य लोकतंत्र में समानता के मुद्दे। तो फिलहाल तो हम इसमें यह समझे कि समानता के लिए नियम कानून बन गए, फिर भी ये कानून और नियम लागू भी हो गए हैं, फिर भी आज की तारीख में भी ये असमानता जो है उसे दूर करने में 100% सफलता नहीं मिली है। क्यों? क्योंकि लोगों का दिमाग जो है उसे हम एकदम से बदल नहीं सकते हैं। जो सालों से परंपरा चली आ रही है, उस सालों की परंपरा को दूर करने के लिए हमें काफ़ी समय लगेगा। सब लोगों के दिमाग को हम बदल नहीं सकते हैं, बदलने की कोशिश कर सकते हैं। तो आज की तारीख में ये बहुत सारे नियम हैं कि जिसकी वजह से अगर किसी को ऊंच-नीच का भेदभाव करते देखा जाए तो उसके सामने कुछ कानूनी कार्यवाही हो सकती है के डर से लोग असमान व्यवहार नहीं करते हैं। मध्याह्न भोजन मिलने से गरीब बच्चों की स्थिति सुधरी है, माँओं की स्थिति सुधरी है। काम के साथ में वो अपना काम पे ज़्यादा ध्यान दे पाती है। बच्चे वहाँ पे पढ़ लिख के अच्छे बच्चे भी बनेंगे, उनका ज़िम्मेदारी भी उन पे नहीं रहेगा। दोपहर को उनका ध्यान रखने के लिए वो घर पे रुकती थी, वो टाइम उनका मज़दूरी का कट जाता था। तो ये सब बातें जो थी जिसकी वजह से मध्याह्न भोजन मिलने की वजह से ये सारी समस्याएँ दूर हो गई। बच्चे पढ़ने-लिखने में ज़्यादा समय देने लगे, खाना मिलने के लालच से बच्चे स्कूल भी आने लगे। तो ये सारी सुविधाओं से कुछ हद तक बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि देखी गई और इसका बहुत अच्छा बेनिफिट देखा गया। लेकिन इतने से ही काम नहीं चलेगा, अभी आगे बहुत कुछ सरकार को करना पड़ेगा कि जिससे व्यक्ति के दिमाग की सोच को बदला जा सके। अन्य लोकतंत्र में समानता के मुद्दे। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहा है। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्व गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से बताते हैं, असमान बताते हैं। जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था या जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे, उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। ये देख सकते हैं आप कि रोज़ा पार्क्स जो कि अमेरिकी अफ्रीकी
एक महिला थी कि जिसे 1 दिसंबर 1995 को दिन भर इसने काम किया था महिला ने, और बस रात में शाम को जब वो बस में सफ़र कर रही थी अपने घर जाने के लिए, तो एक गोरा अमरीकी आया और आके और उसको बोलने लगा कि आप सीट छोड़ दीजिए, आपको यहाँ से हटना पड़ेगा। तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसा नियम है हमारे देश का कि जिस नियम के अनुसार हमें अपना सीट छोड़ना पड़ता है, जबकि हम पहले से इस सीट पे आके बैठे हुए हैं। हमारे देश में आप देखेंगे कि हमारे देश के अंदर ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर हम बस में मुसाफरी कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई भी गोरा अमेरिका हो, गोरा या काला का भेदभाव नहीं होता है, और कुछ सीटें ऐसी होती है कि जो रिजर्व होती है बस के अंदर, बाकी की सीटें जो होती है उस पे कोई भी आम आदमी बैठ सकता है। रिजर्व में भी कोई रंग भेद की वजह से रिजर्व नहीं होता है, कोई अपंग व्यक्ति है उसका सीट होता है, और कोई महिला है उसके लिए 1-2 सीट बस के अंदर रिजर्व रखा जाता है। तो इस तरह से रिजर्व सीट जो होती है उसके अलावा की जो सीट है वो कोई भी व्यक्ति उस पे बैठ सकता है। किसी को आप फ़ोर्सफुली ये नहीं बोल सकते कि आप हट जाओ यहाँ से, ये मेरी सीट है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नियम था कि कोई भी गोरा आदमी आके खड़ा होगा तो उसको काले आदमी को सीट दे देना है, जो कि ये सरासर नाइंसाफ़ी है। इसीलिए क्या हुआ, तो ये औरत जो थी, रोज़ा पार्क्स जो थी, उसने इसका विरोध किया, और बाकी लोगों ने भी इसका साथ दिया, और बहुत ही भयंकर उस टाइम पर आंदोलन चला, जिसमें काले लोग जितने भी थे जो कि अमेरिकी नागरिक कहलाते थे, तो वो सब मिलके और नागरिकता अधिकार आंदोलन किए, और वो नागरिकता अधिकार आंदोलन 1964 के तहत फिर नियम बदले, और उनके नियम में नए नियम शामिल हुए कि जिसके अनुसार कोई भी जाति, धर्म के आधार पर और रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इस नियम के अनुसार जिस स्कूल में गोरे बच्चे पढ़ते थे, उस स्कूल में अब अफ्रीकी अमेरिकी बच्चे भी दाखिला ले सकेंगे। लेकिन वास्तव में वो लोग गरीब थे, इसीलिए इतनी महँगी स्कूलों में वो अपने बच्चों को पढ़ा सके ऐसी हैसियत नहीं रखते थे। तो नियम भले बन गए लेकिन उसका फ़ायदा ज़्यादा उनको नहीं मिला। तो ये थी अमेरिका की बात। अब हम अपने भारत के संविधान के अनुच्छेद के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 क के अनुसार ये 15 क के अंश है, जिसके आधार पर जो भी दिया हुआ है हमारे संविधान के अंदर, उसे हम थोड़ा जान लें। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर, जैसे कि क दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर में प्रवेश, या ख पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुआं, तालाब, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी नियोक्ता दायित्व, निर्बंध निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। लोकतंत्र की चुनौती, ये हमारे ऊपर के नियम है कि जिसके अनुसार साफ-साफ इसमें लिखा हुआ है कि हमारे देश के नियम में, जो कि नियम है 15 क, इस अनुच्छेद में साफ लिखा हुआ है कि किसी भी इंसान के साथ धर्म, मूल वंश, यानी कि वंश मतलब कि ये राजा का बेटा है, फलाना जो है वो गरीब का बेटा है, रंक का बेटा है, ऐसा उसी को मूल वंश बोलते हैं। धर्म, मूल वंश, जाति, जैसे कि जाति में ऊंची जाति, गिनाती जाति, शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य, ये जो 4 जाति वर्ण है उसकी बात हो रही है। तो जाति, लिंग, लिंग मतलब कि स्त्री और पुरुष, या फिर अन्य लिंग में जो स्त्री भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, तो उनका समावेश होता है। तो इस आधार पर आप किसी को भेदभाव नहीं कर सकते हैं, अपने समाज से उसको दूर नहीं रख सकते, किसी भी कार्य के लिए
उसे हम रोक नहीं सकते हैं कि ये इस चीज से बिलोंग करता है, इसलिए ये उपरोक्त जो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग है, ये चारों के आधार पर आप किसी को कोई भी सुविधाएं भुगतने से रोक नहीं सकते हैं। लोकतंत्र की चुनौती। लोकतंत्र की क्या चुनौती है उसे देखते हैं। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता। हमारे हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। इन पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिए कि क्या सब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं।